Good morning, students. I welcome you all to CATG's online class, and today is our 13th lecture of Chemical Kinetics. बच्चों, कल हमने जो पढ़ा था उसको एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं समरी के फॉर्म में, और फिर आज हम लोग उस टॉपिक पर थोड़े क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो कल हमने एक रिएक्शन लिया था जिसमें ए नाम का एक गैस बी नाम के गैस में कन्वर्ट हो रहा था, लेकिन ए के 1 मोल से बी के n मोल गैस बन रहे थे। ये एक जनरल रिएक्शन है, गैसियस रिएक्शन, और इस रिएक्शन को हमने देखा था कि अगर लैब में करवाया जाए और फिर हम इंटीग्रल रेट लॉ यूज करने का कोशिश करें, ये मानते हुए कि ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो आप क्या करोगे? इंटीग्रल रेट लॉ होता है Kt इज इक्वल टू 2.303 लॉग। अब देखो यहां पर ए के कॉन्सेंट्रेशन को अगर तुम मेजर कर रहे हो तो तुम लिख सकते हो C0/Ct। कॉन्सेंट्रेशन की जगह पर तुम ए का प्रेशर भी मेजर कर सकते हो, ये हमने कल भी देखा था, और पिछले क्लासेस में भी हमने पढ़ा है कि रेट को कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में और प्रेशर के टर्म में मेजर किया जा सकता है। तो यहां पर लिख दोगे तुम P0/Pt, लेकिन यहां पर P0 क्या है? तो P0 है इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, जो ए है उसका इनिशियल प्रेशर। Pt क्या है यहाँ पर Pt था टाइम t पर ए का जो बचा हुआ पार्शियल प्रेशर होगा। Pt था टाइम t पर ए का जो बचा हुआ पार्शियल प्रेशर है वो। लेकिन अगर तुम प्रेशर मेजर करने वाले मशीन से प्रेशर मेजर करोगे तो तुम्हारे पास परेशानी क्या आएगा? इस रिएक्शन को तुम करवा रहे होगे एक कंटेनर के अंदर जिसमें ए नाम का गैस होगा और वो कन्वर्ट हो रहा होगा बी गैस में। तो जब तुम इस कंटेनर के अंदर जो भी गैसेस हैं उनका प्रेशर मेजर करोगे तो तुम्हें सिर्फ ए का प्रेशर नहीं, तुम्हें बी के चलते जो प्रेशर जनरेट हो रहा होगा मशीन वो भी मेजर करके बता देगा। तो बेसिकली प्रोडक्ट का इन्वॉल्वमेंट हो गया जिस चीज को मेजर करते हो उस क्वांटिटी में। प्रेशर मेजर कर रहे हो तो प्रेशर मेजर करने में प्रोडक्ट का इन्वॉल्वमेंट हो गया। क्लियर है ना? रिएक्टेंट के साथ साथ प्रोडक्ट भी मेजर हो जा रहा है। तब वैसे केस में तुम्हें क्या इक्वेशन यूज करना था? तुम्हें इक्वेशन यूज करना था 2.303 लॉग Kt, तो सेम था, यहां पर यूज करना था P इंफिनिटी माइनस P0 बाय P इंफिनिटी माइनस Pt डैश। हम सिंबल का मतलब नहीं लिख रहे हैं क्योंकि कल हमने लिखा दिया था आपको कॉपी पर। यहां पर P0 है वही फिर से इनिशियल प्रेशर, जो कि सिर्फ रिएक्टेंट इनिशियली रहेगा तो उसका प्रेशर होगा। P इंफिनिटी है जब मान लिया जाए कि पूरा रिएक्टेंट अगर खर्च हो जाए तब। हालांकि फर्स्ट ऑर्डर में पूरा रिएक्टेंट खर्च नहीं होता है, फिर भी जितना भी रिएक्टेंट है ऑलमोस्ट पूरा अगर खर्च हो जाए तब जो प्रेशर जनरेट होगा उसको P इंफिनिटी बोलेंगे। और इस रिएक्शन को जब टाइम t गुजरेगा, टाइम t के बाद टोटल जितना प्रेशर होगा ए और बी का मेजर करके उसको बोलते हैं Pt डैश। तो आप ये इक्वेशन भी यूज कर सकते हो और ये इक्वेशन भी यूज कर सकते हो। तो ये वाले जो इक्वेशंस हैं वैसे और भी इस फॉर्मेट के और भी इक्वेशंस हैं। अगर तुम मान लो 2.303 लॉग, अगर तुमने सोचा कि ठीक है हम प्रेशर मेजर नहीं करेंगे ए का, क्या मेजर करेंगे? प्रेशर मेजर नहीं करके तुमने सोचा कि हम ए का जो है पार्शियल वॉल्यूम मेजर करेंगे। ये गैस है ना, गैस का जितना मोल बढ़ेगा उसका उतना वॉल्यूम बढ़ेगा, उसका उतना पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा। तो तुम ए का पार्शियल वॉल्यूम भी मेजर कर सकते हो। तो यहां पर लिख दोगे लॉग V0/Vt। V0 क्या है? V0 है ए का इनिशियल वॉल्यूम और Vt है पार्शियल वॉल्यूम ऑफ ए
आफ्टर रिएक्शन हैज प्रोसीडेड फॉर अ टाइम टी, रिएक्शन जब टी टाइम चल चुका है तब जो प्रेशर है ए का सिर्फ, उसको वीटी बोलते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 2.303 log v इंफिनिटी माइनस वी नॉट बाय v इंफिनिटी माइनस वी टी डैश। ये वी टी डैश क्या है? तो v इंफिनिटी पहले जान लो, v इंफिनिटी है जब a पूरा खर्च हो जाएगा तो सिर्फ b बचेगा इनफाइनाइट टाइम के बाद। ऐसा मान लेते हैं कि a जब पूरा खर्च हो जाएगा सिर्फ b बचेगा, और b फिर जितना प्रेशर ऑक्युपाई करेगा टोटल मिला करके उसको v इंफिनिटी बोल देंगे। और टाइम t गुजरने के बाद a कुछ खर्च हुआ होगा, b कुछ बचा होगा। तो a खर्च हुआ है और b बचा हुआ है, तो दोनों का मिला करके, दोनों का वॉल्यूम जोड़ करके, दोनों के पार्शियल वॉल्यूम को जोड़ोगे, या फिर तुम डायरेक्टली बोल दो कि जो नेट टोटल वॉल्यूम होगा टाइम टी पर उसको वीटी डैश बोल देंगे। तो आप ये सेट ऑफ फॉर्मूलाज भी यूज कर सकते हो, ठीक है। या अगर तुम ऑप्टिकल रोटेशन मेजर करते हो, ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है? तो हमने बताया कि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं, उस कंपाउंड को अगर वाटर के अंदर डाल दो, उसका एक सोल्यूशन बना लो और उससे लाइट पास कराओ, तो लाइट के प्लेन को रोटेट कर देता है। अब ये लाइट का प्लेन क्या है, ऐसे कौन से कंपाउंड है, ये सब 12th में पढ़ेंगे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अभी बस हम ये बता रहे हैं कि कुछ कंपाउंड लाइट के प्लेन को रोटेट करता है, उस कंपाउंड को बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। तो जैसे मान लो किसी डब्बे के अंदर 10 मोल कंपाउंड है और वो लाइट उससे जा रहा है, वो प्लेन को रोटेट कर दे रहा है, और कंपाउंड तुम धीरे धीरे मान लो उसमें खर्च होता जा रहा है, तो 10 मोल से 5 मोल बनेगा, तो जो रोटेशन पहले था उसका आधा रोटेशन हो जाएगा। पहले लाइट ऐसे जा रहा था, इतना मुड़ गया, तभी लाइट जाने से थोड़ा आधा मुड़ेगा। और फिर ऐसे ऑप्टिकल रोटेशन अगर तुम मेजर करते हो तो जितना ज्यादा मोल उतना ही ज्यादा ऑप्टिकल रोटेशन। तो यानी कि यहां पर जो तुम पी नॉट बाय पी टी या इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी या इनिशियल मोल बाय मोल ऑफ ए एट टाइम टी, वहां पर तुम ये भी लिख सकते हो 2.303 log थीटा नॉट बाय थीटा टी। थीटा नॉट क्या है? थीटा नॉट है इनिशियल एंगल ऑफ रोटेशन कॉज्ड ड्यू टू ए, और थीटा टी क्या है? थीटा टी है आफ्टर टाइम टी द एंगल ऑफ रोटेशन कॉज्ड ड्यू टू ए, ठीक है। परेशानी तब आएगा जब तुम्हारा जो कंपाउंड बन रहा है बी, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव हो जाए, यानी ये भी लाइट को घुमाना स्टार्ट कर दे। तो शुरुआत में तो सिर्फ ए घुमा रहा था, थोड़ी देर बाद ए खर्च हुआ, ए कम हो गया, तो ए के चलते घूमना कम हो गया, लेकिन हो सकता है ये कुछ एक्स्ट्रा घुमा दे। तो जब ये भी लाइट को घुमाने लगेगा तब तुम ये क्वांटिटी टी टाइम के बाद ए के द्वारा कितना रोटेशन कितना घूमेगा ये मेजर करना प्रैक्टिकली तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। थियोरेटिकली तो ठीक है, ये फॉर्मूला लगा ही सकते हैं, लेकिन लैब में एक्सपेरिमेंट करोगे तो तुम्हारे पास परेशानी आएगा। ये उस केस में क्या है, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, 303 log v नहीं थीटा है ना इस बार, थीटा इन्फिनिटी माइनस थीटा नॉट बाय थीटा इन्फिनिटी माइनस थीटा टी। कोई दिक्कत? तो ये इक्वेशन यूज कर सकते हो। अच्छा देखो, कई सारे बुक में क्या लिखा रहेगा, थीटा की जगह पर वो सिंबल यूज करेगा आर, आर मतलब रोटेशन, थीटा मतलब हम लोग एंगल यूज करते हैं। कई सारे बुक में लिखा रहेगा थीटा नॉट माइनस थीटा इन्फिनिटी, ऐसा देखो थीटा नॉट माइनस थीटा इन्फिनिटी बाय थीटा टी माइनस थीटा इन्फिनिटी। एक और बात, ये थीटा टी डैश है, थीटा डी डैश मतलब टी टाइम के बाद ये सब मिल करके जितना रोटेशन करवा रहा है, ठीक है ना। तो कई सारे बुक में देखो ऐसा लिखा रहेगा थीटा नॉट माइनस थीटा इन्फिनिटी थीटा टी डैश माइनस थीटा इन्फिनिटी। देखना ये और ये क्वांटिटी में कोई अंतर है ही नहीं, दोनों सेम है। तो ऐसा भी लिखो तुम, ऐसा भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा कई सारे बुक में ना वो क्या बोलता है कि जब तुम इतना सब कुछ मेजर कर ही लिए हो तो कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड भी एक फॉर्मूला बना लो।
तो जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड पहले फॉर्मूला बनाते थे 2.303 log C0 बाय Ct। यहां पर C0 क्या होता था? यहां पर C0 होता था A का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, Ct क्या है? A का कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t। अब मान लो तुम जो कॉन्सेंट्रेशन मेजर कर रहे हो A और B दोनों का कॉन्सेंट्रेशन साथ में मेजर कर ले रहे हो। हालांकि सिर्फ A का कॉन्सेंट्रेशन मेजर किया जा सकता है, ये परेशानी तुम्हें लैब में नहीं आएगा कि सिर्फ तुम A का कॉन्सेंट्रेशन या A और B का साथ में कॉन्सेंट्रेशन मेजर हो गया, ये परेशानी नहीं आता है। लेकिन फॉर्मूला तो हम लोग बना ही सकते हैं। तो अगर मान लो A और B का साथ में दोनों का एक साथ कॉन्सेंट्रेशन, टोटल कॉन्सेंट्रेशन मेजर कर ले रहे हो, तो फिर तुम्हारा क्या आएगा? 2.303 log C infinity माइनस C0 बाय C infinity माइनस Ct डैश। कोई दिक्कत? तो ये समरी है तुम्हारा कल जो पढ़ाई किए थे। उसमें एक बात बता दें कि ये जो सेट ऑफ फॉर्मूलाज हैं टू बी यूज्ड, ये कब यूज करना है? टू बी यूज्ड व्हेन the measured quantity जो भी क्वांटिटी आप मेजर कर रहे हो, प्रेशर मेजर कर रहे हो, वॉल्यूम मेजर कर रहे हो, कॉन्सेंट्रेशन मेजर कर रहे हो, रोटेशन मेजर कर रहे हो, हैज कंट्रीब्यूशन from reactant and product, PROD मतलब प्रोडक्ट बोथ। तो ये वाला देखो, ये वाले फॉर्मूले के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम, ये वाले फॉर्मूले के बारे में बात कर रहे हैं कि ये जो फॉर्मूलाज हैं यहां से यहां तक, ठीक है ना, ये फॉर्मूलाज, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूलाज तुम तब यूज करोगे जब मेजर किया हुआ क्वांटिटी में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का कंट्रीब्यूशन आ जा रहा है। अगर सिर्फ रिएक्टेंट का कंट्रीब्यूशन है तब कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? तब ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, ये वाला फॉर्मूला, यानी कि जो क्वांटिटी मेजर कर रहे हो सिर्फ रिएक्टेंट का मेजर कर रहे हो तब ये वाला फॉर्मूला, जो क्वांटिटी मेजर कर रहे हो उसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों आ जा रहा है तब ये वाला फॉर्मूला। कोई दिक्कत? अब देखो यहां पर तुम दो लाइन छोड़ देना, यहां पर थोड़ा सा खाली जगह छोड़ देना, ठीक है। और यहां पर क्या लिखना है वो हम तुम्हें बताएंगे अभी थोड़ी देर बाद। पहले इन फॉर्मूलाज पर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। देखो बच्चों, तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन है यहाँ पर, और इस क्वेश्चन में हम लोग जो पहले फॉर्मूला पढ़े थे उसका यूज करने वाले हैं। क्वेश्चन है ए से बन रहा है 2b गैस प्लस 3c गैस, द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ ए का इनिशियल वॉल्यूम यानी ए का पार्शियल वॉल्यूम है इनिशियली। अच्छा, अगर नहीं बोला जाता इनिशियल वॉल्यूम ऑफ ए वर्ड नहीं रहता, बोलता सिर्फ इनिशियल वॉल्यूम, तो भी हम लोग मान लेते हैं ऐसा कि शुरुआत में सिर्फ ए होगा, ऐसा मान लेते हैं। ऐसा लिखा हुआ नहीं है लेकिन ऐसा मानना पड़ता है हमेशा क्वेश्चन में कि शुरुआत में सिर्फ ए होगा और जो ए का वॉल्यूम होगा वही इनिशियल वॉल्यूम हो जाएगा। तो वो था 30 ml। आफ्टर 20 मिनट्स, 20 मिनट के बाद टोटल वॉल्यूम वाज मेजर्ड टू बी 130 ml। तब तुम्हें बताना है कि 20 मिनट के बाद जो तुम वॉल्यूम मेजर कर रहे हो वो सिर्फ ए का जो वॉल्यूम चेंज हो रहा होगा, पार्शियल वॉल्यूम, वो सिर्फ ए का वॉल्यूम मेजर कर रहे हो या इन सब का वॉल्यूम मेजर कर रहे हो? आंसर है सिंपल, इन सब का, क्योंकि सभी लोग गैसियस स्टेट में है कि नहीं। टोटल वॉल्यूम मेजर कर रहे हो, यानी कि ये जो वॉल्यूम दिया हुआ है 130, ये VT है या VT डैश है? ये VT डैश है। कैलकुलेट द फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। अच्छा, बोल रहा ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है और इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट तुम्हें कैलकुलेट करना है। टेम्परेचर एंड प्रेशर वाज केप्ट कांस्टेंट ड्यूरिंग रिएक्शन, लिख लो,
इसमें ड्यूरिंग रिएक्शन। तो अब एक बार क्या करोगे तुम लोग, पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन तो समझ ही गए होगे, और उसको सॉल्व करो, और सॉल्व हो जाए तब हम जो सोल्यूशन दिखाएंगे उससे मैच कराना अपना, ठीक है। तो एक बात देख लो, यहां पर बोला गया है कि रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर एंड प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, वो इसीलिए कि पार्शियल वॉल्यूम मेजर करते समय प्रेशर कांस्टेंट रखना पड़ता है, और पार्शियल प्रेशर मेजर करते समय वॉल्यूम कांस्टेंट रखना पड़ता है। ये बात हमने गैसियस स्टेट में किया है, यहां पर हम नहीं करने जा रहे हैं। और टेम्परेचर तो कांस्टेंट रखना ही पड़ता है हमेशा, कोई भी रिएक्शन करवाना है, अदरवाइज टेम्परेचर चेंज करोगे तो रेट कांस्टेंट खुद ही चेंज हो जाता है। तो अब इसके लिए क्या करोगे तुम लोग, लिखोगे K इंटू टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन है यूज कर लो V0/VT, शुरुआत में A का पार्शियल वॉल्यूम और टाइम T, टाइम कितना है, T टाइम है 20 मिनट, और 20 मिनट के बाद A का पार्शियल वॉल्यूम। लेकिन तुम्हारे पास 20 मिनट के बाद A का पार्शियल वॉल्यूम तो दिया हुआ है नहीं, तो अब वहां से क्या तरीका होता है, एक तरीका कि भाई निकालो, कैलकुलेट करो। कल हमने एक क्वेश्चन में कैलकुलेट करने सिखाया था, इससे x खर्च होता है, ये बनेगा 2x, ये बनेगा 3x, और इस तरीके से तुम कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन आज हम वो नहीं बता रहे, हम बता रहे हैं कि डायरेक्टली फॉर्मूला कैसे यूज करना है। तो बड़ा सिंपल है, तुम्हें दूसरा फॉर्मूला पे मूव कर जाना है, V इंफिनिटी माइनस V इंफिनिटी माइनस VT। अब एक परेशानी इसमें है, V0 दिया है, टाइम T भी दिया है 20 मिनट, VT भी दिया है, ये VT डैश है, VT डैश भी दिया है, V इंफिनिटी नहीं दिया है। कैसे निकालोगे V इंफिनिटी? दो तरीका है। एक तो तरीका है, कल याद होगा हमने बोला था P इंफिनिटी, कल बताया था कि ये होता है NP0, तो वैसे ही तुम लिख दोगे V इंफिनिटी इज इक्वल टू NV0। N कितना है? N होता है सम ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। सम ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट 2 + 3 5 बाय रिएक्टेंट y1, तो ये हो गया 5, N का वैल्यू हो गया 5, और V0 कितना है? V0 है 30 ml, 5 × 30 ml, ये हो गया तुम्हारा 150 ml V इंफिनिटी। दूसरा तरीका है कि चलो ये फॉर्मूला तुम्हें नहीं जमा, तुम सोचे भाई ये ऐसा क्यों डायरेक्टली लिखे आप, तो उसके लिए भी तरीका है, तरीका तो है ही हमेशा। A से बन गया 2B और उससे बन गया 3C गैस, ये गैस से, तो क्या लिखोगे? शुरुआत में A था, सिर्फ A का प्रेशर कितना था? A का प्रेशर था तुम्हारा, वॉल्यूम 30 ml था। ml नहीं लिख रहे हैं, देखने में तुम्हें यहां पर अच्छा नहीं लगेगा, ज्यादा डेटा लिखा रहेगा ना, हौच पौच लगेगा। तो 30 ml था, उसमें से कितना खर्च होगा? तो 30 में से मान लो x खर्च हो गया, नीचे लिख देते हैं 30 माइनस x, ये कितना बनेगा? ये बनेगा 2x, और ये बनेगा 3x। कोई दिक्कत? और कुछ देर के बाद ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 माइनस 30, ये पूरा खर्च हो जाएगा। तो ये जितना खर्च होता है उसका दुगुना ये बनता है, ये x तो ये 2x, ये 30 खर्च होता है, ये बनेगा 2 × 30, और ये बनेगा 3 × 30। तो ये इनफाइनाइट टाइम पे होता है, ये होता है टाइम टेंड्स टू इंफिनिटी। इनफाइनाइट टाइम पर ऐसा होता है, टाइम t पर, टाइम इज इक्वल टू t, किसी टाइम t पर जो कि यहां पर 20 मिनट है, टाइम इज इक्वल टू t पर ऐसा केस होता है। तो यहां से इनफाइनाइट टाइम पर ये टोटल प्रेशर जोड़ लोगे, टोटल प्रेशर देखो ये तो 0 हो गया, ये 32 × 60 और 33 × 90 + 60 150, तो यहां से V इंफिनिटी आ गया
150। चूंकि हमने सारा यूनिट ml लिया है तो ये आंसर भी ml में ही आया होगा। तो आपके पास कई तरीके हैं इस तरीके से V इन्फिनिटी सॉल्व करने के लिए। अब बस वैल्यू पुट करना है तुम्हें और कुछ भी नहीं। 2.303 log V इन्फिनिटी है तुम्हारा 150 माइनस V नॉट कितना है, V नॉट है 30 डिवाइड बाय V इन्फिनिटी है तुम्हारा 150 माइनस टाइम t। तो k इज इक्वल टू t कितना टाइम लियो, t लियो 20 मिनट आफ्टर 20 मिनट्स। तो 20 मिनट्स के बाद टोटल प्रेशर कितना है PT डैश, ये VT डैश टोटल वॉल्यूम सॉरी। तो यहां पर अगर तुम k t को डिवाइड किए 20 मिनट लिए तो 20 मिनट पे टोटल VT डैश है 130। दिस इज 130 और सभी वॉल्यूम ml में है तो हम यहां पर यूनिट नहीं लिख रहे हैं, जगह कम है मेरे पास। क्योंकि सभी यूनिट ml में है तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, कोई दिक्कत। अब तुम्हें बस इसको सॉल्व कर लेना है। तो एक बार तुम लोग इसको नोट डाउन कर लो, पहले हम इसको मिटा देंगे और फिर इधर जब जगह खाली होगा तब हम इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, जल्दी से एक बार इसको देख करके नोट डाउन कर लो। तो इसका जो आंसर फाइनली यहां से इसको जब सॉल्व कर लोगे तुम तो ये आंसर आ जाएगा 0.0896 मिनट इनवर्स, 0.0896 मिनट इनवर्स। ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया 0.0896 मिनट इनवर्स। ठीक है, चलो बच्चों एक और क्वेश्चन सॉल्व किया जाए इसी से रिलेटेड। इसको मिटा दे रहे हैं और तुम क्वेश्चन लिखोगे। अभी क्वेश्चन हम लैंग्वेज में लिखाने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है सुक्रोज इज एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। सुक्रोज इज एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड is an optically active compound which undergoes hydrolysis to give glucose and fructose ब्रैकेट में लिखोगे both optically active, to give glucose and fructose ब्रैकेट में लिखोगे both optically active ठीक है। The data of optical rotation is tabulated as follows। ऑप्टिकल रोटेशन का डेटा मेजर किया गया और उसका टेबल बनाया गया। ठीक है, तो कैसे टेबल देखो, टेबल है टाइम इधर लिया गया और इधर रोटेशन। रोटेशन को थीटा बोल दो तुम, टाइम को टी सिंबल ले लो। ठीक है, तो जो टाइम मेजर किया गया है वो है तुम्हारा मिनट में, इधर यूनिट भी लिख देते हैं मिनट में। थीटा जो डिग्री में मेजर होता है वो इधर लिख दिया हम लोग। तो टाइम देखो, जीरो टाइम जब था यानी कि जब रिएक्शन स्टार्ट किया गया था तब था तुम्हारा एंगल ऑफ रोटेशन 44। जब तुम्हारा टाइम 70 हो गया यानी 70 मिनट हो गया, 70 मिनट के बाद एंगल ऑफ रोटेशन हो गया 16.5। और जब तुम्हारा टाइम इनफाइनाइट हो गया तो एंगल ऑफ रोटेशन क्या हो गया -11। ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास, ये तुम्हें सॉल्व करना है। ठीक है, पहले परेशानी सुन लो क्या क्या है तब सॉल्व करना। परेशानी है कि रिएक्शन नहीं दिया हुआ है और तुमने ऑर्गेनिक तो पढ़ा नहीं है। ऑर्गेनिक में बायोमॉलिक्यूल्स नाम का एक चैप्टर है जिसमें हम लोग सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज के बारे में डिटेल से पढ़ाई करते हैं। जब तक वो चैप्टर पढ़े नहीं है तो तुम्हें सुक्रोज, ग्लूकोज शायद समझ में ना भी आए। तो क्या क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे?
तो पहली बात तो यह कि काइनेटिक्स में जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो रिएक्शन देना चाहिए लिख करके। नहीं दिया है तो हम लोग सिंपलेस्ट केस मान लेते हैं। नहीं दिया है तो तुम क्या करोगे? अच्छा एक मिनट, क्वेश्चन में ऐड कर लेना कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, इतना ऐड कर लेना। नहीं दिया है तुम सिंपलेस्ट केस मान करके चलोगे, ये वाला केस k इंटू टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग, ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे। रिएक्शन दे दिया जाए तो उसके अनुसार फॉर्मूला कभी मॉडिफाई होता है। जैसे मान लो अगर रिएक्शन दे दिया जाए 2a से b तो फॉर्मूला मॉडिफाई होता है। क्या मॉडिफाई होता है? a का कोफिशिएंट k के साथ जाता, याद आ रहा है, 2k ऐसा हो जाएगा फॉर्मूला। लेकिन ठीक है, रिएक्शन अगर ना दिया जाए तो तुम्हें जनरल केस मानना है। और हमने बताया था कि जेईई मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें रिएक्शन नहीं दिया हुआ था और जनरल केस मान करके तुम्हें सॉल्व करना पड़ा। तो ये है k इंटू टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग। अब क्वेश्चन उठता है कि यहां पर तुम कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, थीटा नॉट बाय थीटा टी या फिर थीटा इन्फिनिटी माइनस थीटा नॉट डिवाइड बाय थीटा इन्फिनिटी माइनस थीटा टी। तो देखो एक बार, भले ही क्वेश्चन दिया हुआ नहीं है, हम लिख लेते हैं क्वेश्चन अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। तो सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर से रिएक्शन हुआ और बनता क्या है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज C6H12O6 प्लस C6H12O6, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर में अंतर होता है। तो स्ट्रक्चर में जो अंतर है उसको बाद में पढ़ेंगे हम लोग। अब तुम्हें जानना पड़ेगा कि ये कि ऑप्टिकली एक्टिव कौन कौन है। सिर्फ ए है, सिर्फ रिएक्टेंट तुम्हारा ऑप्टिकली एक्टिव है, या फिर प्रोडक्ट भी है। अगर सिर्फ रिएक्टेंट ऑप्टिकली एक्टिव है तो तुम रिएक्टेंट का ही थीटा मेजर करोगे, तब तुम्हें रिएक्टेंट का इनिशियल थीटा बाय थीटा एट टाइम टी रखना है। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है क्लियरली सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इन तीनों ऑप्टिकली एक्टिव है। यानी कि ऑप्टिकल एक्टिविटी जो तुम मेजर कर रहे हो तो प्रोडक्ट का भी अपने आप मेजर हो जाएगा। अब तुम बताओ कि ये फॉर्मूला अगर नहीं लिखते, रिएक्शन नहीं भी लिखते, तुम्हें रिएक्शन नहीं पता होता, तुम ऐसा लिख सकते थे क्या? तुम लिख लेते मन ही मन सुक्रोज, ये है ग्लूकोज, ये है फ्रक्टोज, ऐसा तो लिख ही सकते थे ना। अरे ऐसा नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं, रिएक्शन लिखने का एक्सपर्ट केमिकल काइनेटिक्स में चेक नहीं करेगा तुमसे। कभी भी रिएक्शन लिख पा रहे हो या नहीं लिख पा रहे हो, इससे क्वेश्चन को जज मत करना, ठीक है ना। 99% केस में रिएक्शन दिया रहेगा। हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तुम्हें देते हैं बिना रिएक्शन के, ताकि तुम ट्रेन हो सको। भाई रिएक्शन नहीं आएगा तो क्या करेंगे, कोई जरूरत नहीं रिएक्शन लिखने का। क्वेश्चन में क्लियरली दिया हुआ है सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज तीनों ऑप्टिकली एक्टिव है, बात खत्म है। लगा दो फॉर्मूला, ऑप्टिकली एक्टिव वाला कौन सा फॉर्मूला लगा देते तुम, थीटा इन्फिनिटी माइनस थीटा नॉट बाय थीटा इन्फिनिटी माइनस थीटा नॉट, सॉरी थीटा टी डैश, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत? अब वैल्यू पुट करो, आंसर आ गया। फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट के निकालना है इज इक्वल टू 2.303 बाय टाइम टी कितना है यार, कौन सा टाइम लोगे, 0 टाइम लोगे, 70 मिनट या इनफाइनाइट? तो देखो लॉग में वैल्यू पुट करना सही स्टार्ट करोगे तुम्हें टाइम टी पता चल जाएगा। जैसे देखो लॉग वी इन्फिनिटी, थीटा इन्फिनिटी मतलब इनफाइनाइट टाइम के बाद जो थीटा होता है वो है -11 डिग्री। कुछ लोग दिमाग लगाएंगे, सर ये माइनस क्या, कौन सा एंगल है? तो देखो एंगल को मेजर करते हो ना तो क्लॉकवाइज मेजर करते, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज एंगल को मेजर करते, सही है ना। एंटी क्लॉकवाइज मेजर करोगे एंगल को तो ये हो गया पॉजिटिव एंगल, और क्लॉकवाइज मेजर करोगे तो नेगेटिव एंगल। तो तुम्हें एंगल कितना दिया हुआ इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। नेगेटिव पॉजिटिव इसलिए लेना पड़ता है, कोई कंपाउंड जैसे लाइट पास कर रहा है ना, कोई कंपाउंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देता है लाइट को, कोई कंपाउंड क्लॉकवाइज रोटेट कर देता है। तुम्हें जो दिया जाए इधर लिख दो,
माइनस प्लस हटाने का, मॉड्यूल लेने का कुछ नहीं सोचना है। जो दिया जाए भाई, -11 दिया हुआ, -11 रख दो। माइनस थीटा नॉट कितना है, 44 है। अब इधर अपने मन से दिमाग लगा के माइनस ऐड नहीं करना है, या यहां से माइनस हटाना नहीं है, जो है वो रख दो, डिवाइडेड बाय थीटा इन्फिनिटी कितना है, -11, और फिर माइनस कितना होगा बताओ, थीटा टी डैश। थीटा टी डैश क्या है, जो टाइम टी यहां पर रखना चाहते हो उस टाइम टी पर टोटल रोटेशन हम रखना चाहते हैं 70 मिनट। 70 मिनट पर टोटल रोटेशन कितना है, 16.5। अब तुम्हें क्या पता कि ये 70 मिनट पे टोटल रोटेशन है क्या, सिंपल बात है भाई, ऐसा बोल रहा है कि टाइम इस तरीके से चलता गया और हमने रोटेशन मेजर किया, और ए बी सी तीनों सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ऑप्टिकल एक्टिव है, तो टोटल रोटेशन अपने आप मेजर हो गया होगा। ठीक है, हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब जल्दी से इसका आंसर लेके आओ। देखो बच्चों, एक बात से कभी मत घबराना कि लॉग सॉल्व नहीं होगा। अरे लॉग सॉल्व करने का दिमाग तुम्हें लगाना ही नहीं है। तुम्हें जो भी लॉग के अंदर वैल्यू आएगा, उस लॉग का, इस लॉग का जो वो वैल्यू रहेगा ना, वो तुम्हें दिया रहेगा कि क्या लिखना है, नहीं तो तुम्हें लॉग में ही आंसर छोड़ देना है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लॉग में ही छोड़ने वाले हैं। एग्जाम में भी तुम लोग लॉग में ही आंसर छोड़ोगे। ठीक है, तो यहां से आ गया 2.303 बाय 70 मिनट लॉग, तो ये 44 है, और -11 कितना हो गया, ये -55 हो गया, और डिवाइडेड बाय ये माइनस ये हो गया -27.5। ये तुम्हारा यहां से माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाए तो अच्छी बात है। तो आंसर हम इतना ही छोड़ देते हैं यहां तक, ये आंसर है तुम्हारा एग्जाम के लिए। ये आंसर फॉर एग्जाम इट इज कंप्लीटली 100% करेक्ट। एग्जाम के लिए आंसर 100% करेक्ट है, बोर्ड एग्जाम के लिए तो बहुत ही करेक्ट है। और जेईई मेंस वगैरह एडवांस में भी अगर तुम्हें लॉग के अंदर जो क्वांटिटी है इसको कैलकुलेट करने का तरीका नहीं बताया गया, कितना वैल्यू आ रहा है, तो तुम्हें आंसर लॉग में ही पूछा जाएगा। हालांकि हम तुम्हें आंसर बता दे रहे हैं, एक बार आंसर बता दे रहे हैं, ये है 0.0099 मिनट इनवर्स। एक बार चेक करना कि आंसर हम सही बताएं गलत बताएं। 0.0099 मिनट इनवर्स, ठीक है ना। ये एग्जाम के लिए नहीं है, ये हम तुम्हारे इंटरेस्ट के लिए चेक करो, ठीक है। कोई दिक्कत, चलो इसको नोट डाउन कर लो। हम उम्मीद करते हैं कि तुम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए होगे पहले से ही, मेरा सॉल्यूशन देखने का जरूरत नहीं पड़ा होगा। क्विकली जल्दी से इस क्वेश्चन में एक एडिशन करो, मतलब एक दूसरा पार्ट लिखो इसी क्वेश्चन का। कैलकुलेट the time required in the previous question. Calculate the time required in the previous question. Calculate the time required in the previous question for which solution becomes optically inactive. Solution becomes optically inactive. That is net angle of rotation becomes 0. सॉल्यूशन ऑप्टिकली इनेक्टिव होने का मतलब नेट रोटेशन तुम्हें नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तुम बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है कि नेट रोटेशन 0 हो गया। अरे रिएक्टेंट है, खुद ऑप्टिकल एक्टिव है, ये भी लाइट को घुमा रहा है। मान लो रिएक्टेंट खर्च हो गया तो प्रोडक्ट है वो भी लाइट को घुमा रहा है, तो नेट 0 हो सकता है क्या? हो भी सकता है। नेट नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। कैसे? जैसे मान लो कुछ ऐसा टाइम हुआ जिसमें कि कुछ रिएक्टेंट बचा हुआ है, कुछ प्रोडक्ट बन गया है, तो रिएक्टेंट घुमा दे रहा है 10 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, लाइट आया इसे, रिएक्टेंट 10 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे रहा है और प्रोडक्ट 10 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दे रहा है।
तो नेट कितना हो गया रोटेशन? नेट रोटेशन हो गया 0। तो नेट रोटेशन जब 0 हो जाएगा तब बोलेंगे नेट सॉल्यूशन ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया है। कंपाउंड रोटेशन अभी भी कर रहे हैं रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स पर, नेट रोटेशन 0 है। तो जल्दी से पता करो किस टाइम पर नेट रोटेशन 0 हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं ये तुम लोग नोट डाउन कर लिए होगे। तो हम क्या करते हैं, देखो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। तुम्हें क्या है कि इस क्वेश्चन में के पता चल गया है, कोई दिक्कत? नेट रोटेशन 0 होने का मतलब तुम्हें एक टाइम निकालना है, एक टाइम जिसको हम बोल रहे हैं, देखो जैसे 70 मिनट पे नेट कितना था, 16.5 था ना। एक हम टाइम बोल देते हैं टी डैश बीच में, ये 70 मिनट हो, या देखो यहां पर पॉजिटिव है ना 44 है, ये 16.5 है, ये -11 है, यानी कि ये घट रहा है, बीच में 0 आया होगा और फिर नेगेटिव पे गया होगा, यानी कि बीच में यहां पर एक टाइम हम ले लेते हैं, इसको लिख दे रहा है, यहां पर एक टाइम हम ले लिए t, और इस पे नेट रोटेशन कर दिए 0, और ये टाइम इन्फिनिटी, और यहां पर नेट रोटेशन -11। कोई दिक्कत? तो ये टाइम तुम्हें निकालना है जिस टाइम पर नेट रोटेशन, नेट मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट वगैरह सब मिला के नेट रोटेशन है 0। तो इक्वेशन तो यही लगाना है, ठीक है ना। अब कैसे लगाओगे, एक बार तुम लोग लगाओ खुद ही वीडियो पॉज करके, और तब मेरा सोल्यूशन देख लेना। तो अब देखो 2.303 लॉग, फिर वही फॉर्मूला लगाओ, थीटा इन्फिनिटी माइनस थीटा नॉट बाय थीटा इन्फिनिटी माइनस थीटा टी डैश। अब तुम्हें के पता है, टी नहीं पता है, क्या करोगे इस बार? टी कैलकुलेट करोगे, टी इज इक्वल टू 2.303 बाय के निकाल चुके हैं तो के का वैल्यू रख दो 0.0099 मिनट इनवर्स इंटू लॉग थीटा इन्फिनिटी। क्या है थीटा इन्फिनिटी? तो वही है -11। थीटा नॉट कितना है? ये भी वही है 44। थीटा इन्फिनिटी क्या है? फिर वही है -11। थीटा टी डैश क्या है इस बार? इस बार का थीटा टी डैश, इस बार का टाइम कौन सा निकालना चाहते हो? ये वाला टाइम निकालना चाहते हो ना। तो ये टाइम अगर तुम निकालना चाहते हो तो इस टाइम का थीटा लिख दोगे कितना? 0। ये 0 है, समझ गए? ये ऊपर में हो गया 55 -55, ये हो गया -11, तो ये नेट बन जाएगा तुम्हारा log 5। तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 2.303 बाय 0.0099 मिनट इनवर्स, ऊपर जाके मिनट बन जाएगा, इनटू यहां पे लिख देते हैं इतना मिनट इनटू लॉग, और ये हो गया -11 -44 -55 डिवाइड बाय -11, तो ये हो गया log 5। log 5 का वैल्यू तुम यहां पर रखोगे और आंसर आ जाएगा। फिर बोलोगे log 5 भी सॉल्व करना है क्या? देखो बोर्ड एग्जाम में इतना ही छोड़ सकते हो, IIT में भी log 5 का वैल्यू दिया नहीं रहेगा तो इतना ही छोड़ दोगे, यही ऑप्शन ही आएगा तुम्हारे लिए। लेकिन log 5 अगर सिंपल है तो कोशिश करना चाहिए घर पे तो सॉल्व कर ही लेना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां से जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो फाइनल वॉल्यूम आएगा 160 मिनट। 160 मिनट के बाद क्या होगा? नेट ऑप्टिकल रोटेशन 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो बच्चों, अब एक और क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, और उस क्वेश्चन को सॉल्व करके हम लोग आज का क्लास एंड करेंगे, फिर हम लोग अगले क्लास में फर्दर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। वो क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन
रिएक्शन है NH4SH से बन रहा है NH3 लिक्विड प्लस H2S गैस। इन द फॉलोइंग रिएक्शन NH4SH सॉलिड से बन रहा है NH3 लिक्विड प्लस H2S गैस। The reaction is monitored. The reaction is monitored by measuring. The reaction is monitored by measuring the volume of H2S gas evolved. The volume of H2S gas evolved. H2S गैस जितना निकल रहा है उसको मेजर करके रिएक्शन को मॉनिटर किया जा रहा है। ठीक है। कैलकुलेट द फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग डेटा। कैलकुलेट द फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो टाइम और H2S जो गैस है उसका जो वॉल्यूम है वो ml में दिया हुआ है, इन चीज का डेटा है, और टाइम है आपका मिनट में। ठीक है, ये डेटा हम देते हैं। जब टाइम था 0, टाइम कितना था? 0 था। तो जब टाइम 0 था उस टाइम पर H2S गैस का वॉल्यूम कुछ नहीं निकला था, यानी कि शुरुआत में प्रोडक्ट तो बना ही नहीं होगा। जब टाइम हो गया 25 मिनट तो H2S गैस का जो वॉल्यूम इवॉल्व हुआ वो था 3.5 ml, और जब टाइम हो गया इनफाइनाइट, ठीक है, तो H2S गैस का जो वॉल्यूम मिला वो है 34.75 ml। कोई दिक्कत? अब तुम्हें फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो एक बार पहले सोचो, बनाने की कोशिश करो, लेकिन बनेगा नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, क्यों नहीं बनेगा बताते हैं वो इसलिए, लेकिन अगर तुम्हें कॉन्फिडेंट है तो एक बार वीडियो पॉज करके बनाने की कोशिश करो। नहीं इसलिए बनेगा कि तुम यहां पर इक्वेशन कौन सा यूज करोगे, KT इज इक्वल टू 2.303 log V0 बाय VT, और दूसरा इक्वेशन है 2.303 log V इंफिनिटी माइनस V0 बाय V इंफिनिटी माइनस VT डैश। पहला इक्वेशन तब यूज करोगे जब रिएक्टेंट का वॉल्यूम तुम सिर्फ मेजर कर रहे होते टाइम के साथ, रिएक्टेंट खर्च हो रहा होता, रिएक्टेंट का पार्शियल वॉल्यूम कम हो रहा होता। ठीक है ना। पहला इक्वेशन तब यूज करोगे जब रिएक्टेंट का वॉल्यूम दिया होता तुम्हारा, रिएक्टेंट का शुरुआत का वॉल्यूम और रिएक्टेंट का बाद का वॉल्यूम। लेकिन देखो रिएक्टेंट ये तो सॉलिड है, और तुम्हें पता है कि सॉलिड का वॉल्यूम थोड़ा सा और गैस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा। तो जब वॉल्यूम मेजर करना है सॉलिड का और गैस का, तो सिर्फ गैस का ही वॉल्यूम मेजर होगा, सॉलिड का तो नेग्लिजिबल हो जाता है। जैसे 1 मोल पानी लो, 1 मोल पानी वाटर, 1 मोल वाटर यानी 18 ग्राम। अच्छा 18 ग्राम पानी है तो सोचो कितना ml होगा वो किसी ग्लास वगैरह में? 18 ग्राम 18 ml के आसपास होगा, और कितना होगा? अरे पानी को तुम बर्फ बना दो, आइस भी बना दो, यही कुछ होगा, 18 ml 20 ml, इससे ज्यादा क्या होगा? और इसी वाटर को वेपर में कन्वर्ट कर दो। 1 मोल गैस का STP पर वॉल्यूम होता है 22.7 लीटर। देखो ये 18 ml है, ये 18 लीटर से भी ज्यादा है, यानी 1000 गुना से भी ज्यादा है गैस का वॉल्यूम। इसलिए गैस जब दिया जाए तो सॉलिड लिक्विड का वॉल्यूम मेजर नहीं करते हैं, इसलिए इसने सिर्फ गैस का वॉल्यूम मेजर किया। तो अब यानी कि रिएक्टेंट का वॉल्यूम तो मेजर हो नहीं रहा है, तो ये फॉर्मूला लगा नहीं सकते हो। ये वाला फॉर्मूला कब लगाते हैं? ये फॉर्मूला तब लगाते हैं जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों का वॉल्यूम मेजर हो रहा हो। लेकिन क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि भाई हम वॉल्यूम तो सिर्फ H2S का मेजर कर रहे हैं,
और ऐसे भी तुम ये H2S का जब तुम वॉल्यूम मेजर करोगे उसका कुछ ये देख रहे हो ना 3.5 ml 34.75 ml, तो इसके रेस्पेक्ट में अगर इन सब का वॉल्यूम तुम मेजर भी किए तो 1000 गुना से भी ज्यादा कम आएगा। तो 3.5 ml से 1000 गुना कम कर दो, 0.003 ml, क्या मेजर कर पाओगे उसको? तो मेजर हो ही नहीं पाएगा ये सब लिक्विड सॉलिड। फाइनली सिर्फ इसी का वॉल्यूम मेजर हो रहा है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों का वॉल्यूम मेजर हो रहा होता तो ये वाला इक्वेशन लगाते हैं, लेकिन अभी सिर्फ प्रोडक्ट का ही वॉल्यूम मेजर हो रहा है, तो कौन सा इक्वेशन लगाएंगे ये सोचना है तुम्हें। तो जब सिर्फ प्रोडक्ट का वॉल्यूम मेजर हो रहा है, यानी ऐसा क्वांटिटी मेजर कर रहे हो इसमें रिएक्टेंट का कंट्रीब्यूशन है ही नहीं, सिर्फ प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन है। या मान लो एक रिएक्शन था जिसमें ऑप्टिकल रोटेशन चेक कर रहे थे, मान लो रिएक्टेंट ऑप्टिकली एक्टिव था ही नहीं, सिर्फ प्रोडक्ट ही ऑप्टिकली एक्टिव था, रिएक्टेंट ऐसा कंपाउंड था जो रोटेशन दे ही नहीं रहा था, तब तुम क्या करोगे? तो खुशी की बात यह है कि हमको नया फॉर्मूला डिराइव करने की जरूरत नहीं है। खास बात है यही फॉर्मूला काम कर जाता है। अब क्वेश्चन है कि ये फॉर्मूला क्यों काम कर जाता है। तो देखो, तुम सोचो तुम लिखना क्या चाहते थे? तुम लिखना चाहते थे कि K इंटू टी इज इक्वल टू 2.303 log NH4SH जो भी है सॉलिड लिक्विड गैस, इसका इनिशियल बाय इसका अमाउंट, NH4SH का अमाउंट एट टाइम t। यही तो तुम लिखना चाहते थे, इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, मोल, जो भी लिखना चाहो तुम लिखना यही चाहते थे, इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाय इसका कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t। लेकिन इसका सॉलिड है, इसका वॉल्यूम तुम मेजर कर ही नहीं पाओगे, या करोगे तो बहुत कम आएगा ना, इस गैस के कंपैरिजन में बहुत कम आएगा। तुमने सोच लिया कि यार इसको मेजर नहीं करना है, तो तुम लिखना ये चाहते थे, अब तुमको यहीं से पहुंचना है आगे। अब हम कहना चाहते हैं देखो कि NH4SH का जो 0 टाइम पर अमाउंट है, ये तो मैक्सिमम अमाउंट है ना। कितना अमाउंट है ये? मैक्सिमम अमाउंट है। तो NH4SH का मैक्सिमम अमाउंट शुरुआत का है, तो इसका अगर मैक्सिमम अमाउंट ज्यादा है तो इसका जो फाइनल मिलेगा तुम्हें वो ज्यादा मिलेगा। यानी शुरुआत में ये जितना ज्यादा लोगे, इनफाइनाइट टाइम पर ये उतना एक्स्ट्रा मिलेगा तुम्हें। क्लियर है ना? देखो, ये शुरुआत में कितना था? ये शुरुआत में 0 था, ये वाला चीज। अब 0 से कितना बढ़ेगा? या हो सकता है शुरुआत में ये कुछ होता भी, तब भी हम बोल रहे हैं ये कितना बढ़ रहा है बताओ। रिएक्शन जैसे जैसे स्टार्ट हो रहा है तो ये बढ़ रहा है। इंक्रीमेंट इन H2S। H2S में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है? तो H2S में शुरुआत में वॉल्यूम 0 था, बाद में बढ़ के इन्फिनिटी हो गया, या जिसको हम बोल देंगे V इन्फिनिटी। तो H2S में जो इंक्रीमेंट है वो है V इन्फिनिटी माइनस V0, इतना ही इंक्रीमेंट हो रहा है। कोई दिक्कत? V0 हो सकता है 0, तो लास्ट में जितना मिला 0 से उतना बढ़ गया। जैसे मान लो V इन्फिनिटी अगर हो जाए तुम्हारा 34.75, तो H2S के वॉल्यूम में कितने का इंक्रीमेंट हुआ? 34.75 का इंक्रीमेंट हुआ। क्या ये इंक्रीमेंट हम बोल सकते हैं कि दिस इंक्रीमेंट, दिस V इन्फिनिटी माइनस V0 इज प्रोपोर्शनल टू NH4SH जो तुम शुरुआत में लोगे। शुरुआत में ये ज्यादा लोगे तो इसके अमाउंट में इंक्रीमेंट ज्यादा रहेगा, शुरुआत में ये कम लोगे तो इसके अमाउंट में जो नेट इंक्रीमेंट आएगा ना, इसको नेट इंक्रीमेंट दीजिए। नेट मतलब इनफाइनाइट टाइम के बाद फाइनल कितना इंक्रीमेंट हुआ, तो फाइनल 0 से बढ़ के इतना गया। हो सकता है ये तुम डबल ले लिए होते शुरुआत में, तो 0 से बढ़ के ये इसका डबल हो जाता। शुरुआत में ये ट्रिपल लिए होते तो 0 से बढ़ के ये ट्रिपल हो जाता। समझ गए बात को?
तो ये कितना बढ़ेगा, 0 से बढ़ के कितना तक जाएगा, ये बात कितना बढ़ा है तो वो बता रहा है ये दोनों का डिफरेंस। मान लो 5 से बढ़ के 50 तक गया तो कितना इंक्रीमेंट हुआ, 45 का इंक्रीमेंट हुआ। तो ये है इंक्रीमेंट, और ये इंक्रीमेंट डिपेंड करेगा ये शुरुआत में कितना था, पहली बात तो ये। दूसरा बात ये वाला देखो, ये कितना बचा हुआ है, कैसे पता चलेगा? क्या हम बोल सकते हैं कि ये जितना बचा हुआ है इसमें उतना और इंक्रीमेंट होना है, यानी कि टी टाइम तुम्हारा है 25 मिनट, 25 मिनट पे जितना ये बचा हुआ ये वाला वही तो है ना NH4SH एट टाइम टी। क्या हम लिख सकते हैं NH4SH एट टाइम टी, या हम लिखते हैं कि इंक्रीमेंट इन H2S आफ्टर 25 मिनट। 25 मिनट के बाद H2S में और कितना इंक्रीमेंट है बताओ तो बोलोगे 25 मिनट तक ऑलरेडी इतना हो चुका था, उसके बाद कितना इंक्रीमेंट है, उसके बाद इंक्रीमेंट हुआ है 34.75। तो 34.75 हम ना लिख करके लिख देते हैं V इंफिनिटी माइनस VT डैश। कोई दिक्कत? ये VT डैश है तुम्हारा। तो ये जो डिफरेंस है ना यहां से यहां तक गया, ये नेट इंक्रीमेंट है। कब? 25 मिनट के बाद का नेट इंक्रीमेंट है। कोई दिक्कत? तो ये नेट इंक्रीमेंट 25 मिनट के बाद है। 25 मिनट के बाद जो नेट इंक्रीमेंट होना है H2S में, क्या बोल सकते हो कि ये प्रोपोर्शनल होगा कि 25 मिनट के बाद ये कितना बचा हुआ रह गया है। जैसे 25 मिनट के बाद अगर ये 10 मोल रह गया है, कितना रह गया है? 25 मिनट के बाद अगर ये 10 मोल बचा हुआ है और नेट इंक्रीमेंट 3.5 से 34.75 होना है, ठीक है ना? कोई दिक्कत? तो ये जितना इंक्रीमेंट है, अगर 25 मिनट के बाद ये 10 मोल की जगह पर 20 मोल बचा रह जाता तो 20 मोल खर्च होता ना उसके बाद। अभी 10 मोल बचा हुआ है 25 मिनट के बाद, तो अब आगे 10 ही मोल और खर्च हो सकता है। लेकिन अगर 25 मिनट के बाद 20 मोल बचा रहता तो आगे 20 मोल और खर्च होगा, तो इसमें और ज्यादा इंक्रीमेंट होता। तो 25 मिनट के बाद ये जितना ज्यादा बचा रहेगा, 25 मिनट के बाद H2S में उतना ज्यादा इंक्रीमेंट होगा। तुम बोल सकते हो V इंफिनिटी माइनस VT डैश, जो कि है इंक्रीमेंट इन H2S आफ्टर 25 मिनट, और ये डिपेंड करेगा NH4SH एट 25 मिनट, यानी एट टाइम T। अब तुम्हें क्या करना है? अब तुम्हें इस दोनों का रेशियो ले लेना है। तो इस दोनों का जो रेशियो है वही रेशियो हो जाएगा इस दोनों का। देखो तो ये जो दोनों का रेशियो देखो, NH4SH नॉट बाय NH4SHT, ये नॉट बाय T, इस दोनों का जो रेशियो है वही रेशियो हो जाएगा इस दोनों का। देखो तुम, तो ये दोनों डिवाइड हो जाएगा, V इंफिनिटी माइनस V नॉट बाय V इंफिनिटी माइनस VT डैश। तो यानी कि खुशखबरी क्या है? फॉर्मूला चेंज नहीं करना पड़ा, ठीक है? तो अब पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। पहले ये वाला नोट डाउन कर लो, ये वाला क्वांटिटी, ये जो लिखा है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इसको नोट डाउन कर लो। हम इसको मिटा देंगे तब आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो हम मिटा दे इधर नीचे में, हम मान लेते हैं कि ये तुम लोग सॉल्व कर लिया होगे, मतलब लिख लिए होगे, ठीक है? तो दिस इज इक्वल टू 2.303 log NH4SH नॉट बाय NH4SHT, ये हो जाएगा V इंफिनिटी माइनस V नॉट बाय V इंफिनिटी माइनस VT डैश। अब यहां पर वैल्यू पुट करो और आंसर ले आओ। तुम्हें लाना है K क्या है? 2.303 बाय टाइम कितना है? टाइम 25 मिनट, 25 मिनट लॉग V इंफिनिटी कितना है? तो V इंफिनिटी है 34.75 माइनस V नॉट कितना है? V नॉट है तुम्हारा ये H2S का ना, इनफाइनाइट टाइम पर इतना था, V नॉट है 0, डिवाइडेड बाय
v इन्फिनिटी जो कि 34.75 है माइनस v एट टाइम t ये है 3.5 और यहां से जो तुम्हारा वैल्यू निकल के आएगा यह आ जाएगा 0.00425 मिनट इनवर्स। देखो बच्चों, फिर हम बता दे रहे हैं लॉग के अंदर का वैल्यू तुम्हें सॉल्व नहीं करना होता है एग्जाम में। तुम पूछोगे सर आप दे क्यों देते हैं इतना डिफिकल्ट? हम तुम्हें इसलिए देते हैं तुम्हें कैलकुलेशन से डर लगना बंद हो जाए। कई बच्चे ऐसे हैं जो सब कुछ पढ़ते हैं, ठीक है, अच्छा से पढ़ाई करते हैं, समझ में भी आता है, एग्जाम में छोटा सा कैलकुलेशन मिस्टेक और पूरा किया हुआ मेहनत धाराशायी। तो ये तुम ऐसे ऐसे डेटा तुम्हें देंगे ना, तो तुम इस डेटा को हैंडल करने के काबिल हो जाओगे। तुम्हें तब डेटा देख के मन में घबराहट नहीं होगा, डरोगे नहीं, ठीक है ना। तो ये आंसर आ गया। अब देखो एक बात तुम्हें नोट करना है आज की क्लास एंड करने से पहले, वो ये कि जब हम लोग ये वाले फॉर्मूलाज का लिस्ट बनाए थे आज के क्लास के शुरुआत में, तो वहां पर लिखाए थे कि दिस सेट ऑफ फॉर्मूलाज इज यूज्ड व्हेन द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड हैज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम प्रोडक्ट। प्रोडक्ट भी इन क्वांटिटीज में कंट्रीब्यूट करता है। कौन सा वॉल्यूम मेजर करो, प्रेशर या रोटेशन मेजर करो, अगर प्रोडक्ट भी इन क्वांटिटीज के मेजरमेंट में कंट्रीब्यूशन देता है अपना, तो ये फॉर्मूला लिख देते हैं। उसके बाद और देकर के कुछ जगह खाली छोड़े थे, वहां लिखो और only if the contribution is only from product। उसी खाली जगह के बाद क्या लिख दोगे? if the contribution is only from product। मतलब क्या हुआ? मतलब कि दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला दो केस में यूज किया जा सकता है। केस वन है जब इस फॉर्मूला में जो वैल्यू जो रख रहे हो, इन वैल्यूज को मेजर करते समय रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों का कंट्रीब्यूशन आ रहा है, कोई दिक्कत, या सिर्फ प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन आ रहा है। सिर्फ रिएक्टेंट का कंट्रीब्यूशन जो है उसका अलग फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला दो केस में, रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन या सिर्फ प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन। इतना याद अगर तुम रख लो कि सिर्फ प्रोडक्ट या रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट, मतलब अगर प्रोडक्ट इन्वॉल्व हो गया, रिएक्टेंट हो नहीं उससे तुमको मतलब ही नहीं, अगर प्रोडक्ट इन्वॉल्व हो गया तो यही फॉर्मूला लगाना है। अभी जो सिर्फ प्रोडक्ट इन्वॉल्व होता है उसमें ये फॉर्मूला कैसे फिट बैठ जाता है, कैसे सही हो जाता है, वो अभी हमने प्रूफ किया था इस एग्जांपल से। वो प्रूफ वगैरह जानने का कोई जरूरत नहीं है, दुनिया में कहीं उस प्रूफ से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तुम्हें तो बस ऐसा एक क्वेश्चन आएगा, ये फॉर्मूला लगाना है, आंसर लाना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच। तो अब हम लोग अगले क्लास में फर्दर बात करेंगे।